टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में दक्षता परीक्षा का महत्वपूर्ण 5वां सेट लेकर आए। 4 टेस्ट हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाया है, वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं और आज ये 5वां टेस्ट है। इस प्रश्नों को देखेंगे तो ये 2009 में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। एक नए पैटर्न पे देने का काम हम लोगों ने किया है, तो आप इसको देखिए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा? ये 2009 में पूछा भी गया है। तो क्यों आराम करने लगा? क्योंकि उसे अपनी जीत का विश्वास था। क्या था उसे? उसे अपनी जीत का विश्वास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, उसे अपनी जीत का विश्वास। अब भी जानते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी। खरगोश आगे रहता है, सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा? चलिए दूसरा कहता है कि रंगरेज किसे कहते हैं? रंगरेज किसे कहते हैं? तो रंगरेज किसे कहा जाता है? कपड़े रंगने वाले को। किसको कहते हैं? कपड़े रंगने। गाना भी सुने होइएगा, ए रंगरेज मेरे, ए रंगरेज मुने, तूने कौन सा रंग डाला मुझे। ठीक है, तो यह है आपका कपड़े रंगने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कहता है कि ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटे को दिए जाने वाले पैसे को क्या कहते हैं? तो ईद के दिन जो दिया जाता है उसको हम लोग ईदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईदी कहते हैं। कहाँ है आपका ईदी? ये रहा आपका ईदी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बताइए, तो पटना में किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है कि पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी पंचतंत्र की कहानी? विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तब तक देख लीजिए आप लोग। चलिए छठा, घोड़े की गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बालों का को क्या कहते हैं? तो घोड़े के जो गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बाल जो होते हैं उसको अयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अयाल। क्या कहते हैं? अयाल कहते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर है, दिनेश है, रवि भी है, लेकिन ये राकेश नहीं है, तो राकेश में सही मार देंगे हम लोग। 8वां, बाछे खिलना क्या तात्पर्य? बाछे खिलना, अभी आपका रिजल्ट आएगा एकदम खुशी से फूले नहीं समाएगा, उसको कहते हैं बाछे खिलना। मतलब क्या? बहुत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। चलिए 8वां के बाद प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कहता है कि लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नृत्य आप अक्सर गांव में देखते हैं ना, लोक नृत्य करते हैं, नट नटवा भी होते हैं, जट जाटिन भी होते हैं, तो उसको कहते हैं लोक नर्तक। क्या कहते हैं उसको? लोक नर्तक। क्या कहते हैं उसको? लोक नर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10 कहता है कि खिला पिलाकर बैलों को लेकर चला खेत पर काम, यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो खिला पिलाकर किसको ले जाता है? कौन ले जाता है? किसान के लिए कहा गया है कि किसान जो है बैल को खिला पिलाकर खेत पर काम करने के लिए चल दिया है। किसको कहते हैं हम लोग? किसान के लिए कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज और मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। वो आपको सारी सुविधाएं मात्र 400 रुपए की फीस में, मात्र 400 रुपए की फीस में उपलब्ध करवाई जा रही है। ये आपका जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, मटेरियल भी है, मटेरियल भी है और ऑनलाइन क्लास भी है। और ऑनलाइन क्लास जो आपको रात में चलता है ऑनलाइन क्लास, और इस सभी के लिए मात्र फीस है 400 रुपये। आप दिए गए नंबरों पे 80 51 36 39 और 67 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला, शुद्ध शब्द छांटिए। आशीर्वाद, अक्सर देखिएगा लोग लिखते आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन हो जाता है, और जबकि सही जो आशीर्वाद लिखाएगा वो लिखाएगा आशीर्वाद। लोग क्या करते हैं अक्सर यहाँ पे डाल देते हैं जो गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ होगा। अब देखिए कहाँ पे है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये सही जवाब आपका हो जाएगा ए, आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं कि शेर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। केसरी,
चौथा सिंह और बाघ। तो शेर का पर्यायवाची क्या है? केसरी। क्या है? केसरी। इसको याद रखना, क्या है पर्यायवाची? केसरी। चलिए प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, विद्वान का क्या हो जाता है? विदुषी। क्या हो जाता है? विदुषी। ऋग्वैदिक काल में लोपा, मुद्रा और घोषा विदुषी स्त्रियां होती थी जो अमाजू रहने का फैसला भी कर सकती थी, अब अविवाहित रहने का फैसला। चलिए 14 प्रश्न, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? नृत्य, गायन, सुंदरता, बुद्धिमानी। किसके लिए प्रसिद्ध थे? वो अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा क्या था? कुछ एक्स्ट्रा गुण वाला था। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 15। एक एक प्रश्नों को देखेंगे, 100 प्रश्नों का है सेट आपका। चलिए 15 क्या कहता है? निराहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिना हार का, भूखा, जिससे हराया ना जा सके, विशेष आहार। निराहार मतलब क्या? आहार नहीं है, निराहार है, भूखा है। क्या है? व्रत में है, उपवास में है, तो क्या हो जाएगा? ये भूखा है। 16, मीनू एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? अब देखिए ये अच्छी के बारे में है ना, अच्छी क्या है? आपका विशेषण है जो किसी की विशेषता को बतलाता है। तो भैया विशेषण कहां पे है? ये रहा आपका विशेषण, प्रश्न संख्या 16 का बी। चलिए प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? 17 कह रहा है कि कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान में, ये सारा आपका हिंदी की कक्षा में चल रहा है। तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, किसी शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? अब देखिए किसी शब्द से पहले, तो किसी शब्द से पहले जब लग जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में लगता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है? जगत, सिंपल, जगत, जगत का मतलब क्या? काम करने वाला। जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है? नया, माया लोक, कुएं का मेह, इनमें से कोई। तो जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त कौन है? माया लोक, कुएं का मेह, इनमें से कौन हो जाएगा? माया लोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माया लोक। जगत है, संसार है, माया लोक है, ये सारा चीज आपका हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं 20, कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? प्रतिभा, जंजीर, लोटा पानी, रोटी, जलेबी, इनमें से कोई नहीं। तो ये लोटा पानी क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। चलिए प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि कौवे ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला? बेर, टहनिया, पत्ता, कंकर। तो क्या डाला था? कंकर डाला था। क्या डाला था? कंकर डाला था। आगे देखिए 22, एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, इस पद्यांश में बदल गया जग का क्या अर्थ है? तो क्या है बताइए? 22 का सूर्योदय। क्या है इसका मतलब? सूर्योदय। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बदल गया जग, जैसे ही चिड़िया गीत गाई, सूरज उगा, दुनिया बदल गई। क्लियर? तो ये हो गया सूर्योदय। चलिए प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। चलिए पूरा वीडियो हम बताएंगे आप लोगों को, बेफिक्र रहिए। चलिए 23, श्रुति लेख से क्या तात्पर्य है? श्रुति लेख मतलब क्या? सुनकर लिखना। श्रुति लेख मतलब सुनकर लिखना। देखते हैं ना बच्चों को आप लोग लिखाते हैं श्रुति लेख, कहाँ है भैया सुनकर लिखना? तो सुनकर लिखना। प्रश्न संख्या 24, अहिंसा की विजय कहानी के लेखक क्या हैं? महात्मा गांधी, भगवती चरण उपाध्याय, प्रेमचंद और श्रीकांत। तो ऑटोमेटिक है, अहिंसा का विजय कौन लिखते हैं बताइए? भगवती शरण उपाध्याय। कौन लिखते हैं? भगवती शरण उपाध्याय। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? 25 कहता है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन, तो ने जोर अन, नयन, ने जोर अन, नयन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 26 को देखिए, बरसात में बोई जाने वाली फसलों जैसे धान, मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कही जाती है? फसल जानते हैं 4 तरह की होती है, एक खरीफ होता है, एक रबी होता है, एक जायद होता है, एक नकदी होता है। तो ये आपका आ जाता है खरीफ फसल के अंतर्गत। क्या आ जाता है? खरीफ फसल के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सारा वीडियो बताएंगे, बेफिक्र रहिए। जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, दक्षता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वे दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ऑनलाइन क्लास, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये सारे सुविधा आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं बहुत ही नाम मात्र के फीस में। चलिए 27, वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, निम्नलिखित में से
कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है? ऑटोमेटिक है, आप लोगों ने पढ़ा किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन। तो कहाँ है भैया ऑक्सीजन? ये रहा आपका ऑक्सीजन। 28 को देखिए, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी किधर से? पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद प्रश्न संख्या 29। चलिए प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? 29 कह रहा है कि पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? क्या अवशोषित करते हैं बताइए? जल और खनिज लवण। क्या अवशोषित करते हैं? जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30। हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है प्रोटीन से, विटामिन और खनिज से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। तो ऑटोमेटिक देखिए हरी पत्ती वाली जो भी सब्जियां उसमें विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन और खनिज। चलिए प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31। चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखिए। चलिए ये देखिए, जो भी शिक्षक साथी क्लास करना चाहते हैं वे जरूर ज्वाइन करें। आपकी पूरी तैयारी, अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। 32 को देखिए, सलीम को घेघा गले में सूजन नामक रोग हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण से हुआ है? हाँ, हम जानते हैं यह किस रोग से हुआ है। आयोडीन की कमी से घेघा हो जाता है। क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या, चलिए इसका हो गया। चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड। चलिए 32 के बाद प्रश्न संख्या 33। चलिए प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? 33 कह रहा है कि तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो किसको? डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें मापते हैं हम लोग? डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। चौथा 34 देखिए, बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी है, सभी लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे गैस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं। कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा छोड़ते हैं? बतलाइए, कौन सा लेते हैं कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कहां है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। 36 को देखिए, यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? तो शुद्ध पानी को तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए प्रश्न संख्या 36 के बाद प्रश्न संख्या 37। चलिए प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 37 कहता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। 38, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। कहां है भैया? मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। चलिए 38 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 39। चलिए प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? 39 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की सुरक्षा से संबंधित है। 40 देखिए, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, सरसों तेल। तो ये आपका सरसों तेल पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? 41 कह रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो भारत का जो मानक समय वो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कहां है सारे 82 डिग्री पूर्वी? ये रहा सारे 82 डिग्री पूर्वी। 42, बिहार राज्य में परमंडल की संख्या कितनी है? तो भैया 9 है। परमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्या हो गया? चलिए आगे देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वे दिए गए नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई बात नहीं है। ओके ओके, चलिए अब लगता है क्लियर है। चलिए 42 के बाद प्रश्न संख्या 43। चलिए प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है?
43 कहता है कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। 42 देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए ये 2009 में पूछे गए प्रश्न है, आप इसका पुनरावृत्ति जरूर कर लीजिए ताकि कभी-कभी प्रश्नों को दोबारा भी पूछा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। चलिए 46 को देखिए, सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। चलिए 46 के बाद प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, घोड़ा, चीता, शेर नहीं, बाघ। क्या है आपका? बाघ। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाघ। 48 को देखिए, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबी पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी सेतु। चलिए प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में 38 जिले हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 50 को देखिए। 50 प्रश्न संख्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध में से संबंधित निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक? कलिंग युद्ध से कौन सा जुड़ा हुआ था? अशोक जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था? अशोक जुड़ा हुआ था। छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है कि 15 में 1 का स्थानीय मान क्या है? 15 में 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई। तो 1 और 0 कहाँ हो जाएगा? ये 10। 52 को देखिए, 17 में दहाई क्या है? तो इकाई, दहाई। कहाँ हो जाएगा? 1। तो ये 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 के बाद प्रश्न संख्या 53 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 53। 53 क्या कहता है? निम्न में से 3 का गुणज क्या है? 2, 8, 7, 9। कौन हो जाएगा? 9। तो हमारे यहाँ देखिए सारे विषय के अलग अलग टीचर हैं। मैथ के अलग टीचर हैं, हिंदी के अलग टीचर हैं, रीजनिंग के अलग टीचर हैं, शिक्षण कौशल के अलग टीचर हैं, साइंस और सोशल साइंस के लिए अलग व्यवस्था है। तो आप अलग अलग फैकल्टीज के स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा आप अपनी दक्षता परीक्षा की तैयारी कीजिए और 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 54। 1, 2, 3, 4 जीरो का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटा संख्या पहले लेंगे। अब कहेगा सर जीरो ले लीजिए, नहीं तो जीरो का तो मतलब नहीं, तो पहले लेंगे 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो कहाँ है देखिए, मिला लीजिए तो 10, 234। कहाँ हो जाएगा? ये सी। चलिए प्रश्न संख्या 54 के बाद प्रश्न संख्या 55। चलिए प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है कि 4 रुपया 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? तो 4 रुपया में कितना? 16। अब 75 में कितना? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19। तो मतलब क्या, ठेठी भाषा में बुझिए तो 19 चरन्नी। 19 चरन्नी से आपका कलम खरीदा रहा है। 56 को देखिए, 4 किलोग्राम 50 ग्राम में कितने ग्राम होते? तो 4 मतलब 4000। 50 ग्राम तो 50 मतलब 40 और 50। कहाँ है 40, 50? तो ये रहा 40, 50 सी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 के बाद प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है? जो भी शिक्षक साथी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वे दिए गए नंबरों पे जरूर संपर्क कीजिए, उनकी सारी विषय की तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी। चलिए 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिलीलीटर वाले मापक को कितनी बार पूरा भरना होगा? अब बताइए, इसको बताइए क्या हो जाएगा इसका बनाइए तो हो जाएगा इसका 15, 200 और 3 लीटर। तो इधर आपका 3 लीटर मतलब 3000। इधर कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? क्यों? तो 15 गुने 200, 15 दूना 30, हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा इसका? 15। चलिए प्रश्न संख्या 57 के बाद प्रश्न संख्या 58। चलिए प्रश्न संख्या 58 को देख लीजिए क्या हो जाएगा। चलिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से शाम 5:10 पर छूटकर अगले दिन सुबह 6:45 पर पटना पहुंचती है, तो इस यात्रा में कितना समय लगेगा? देखिए 5:10 और 6:45, तो इसका मतलब हो गया 5:10 और 6:10 मतलब 12 घंटा। एक्स्ट्रा हो गया 1 घंटा 35 मिनट। तो 1 घंटा 35 मिनट, 12 1 13 और 35 मतलब 13 घंटा 35 मिनट। तो 13 घंटा 35 मिनट। चलिए 58 के बाद प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 को देखिए। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है? 21/11, 21/7, 21/15 या 21/13। तो सबसे छोटा हो जाएगा 21/13। क्यों कि 21 को आप लोग
13 भाग में विभाजित करें, बाकी सबको कम कम कर रहे हैं। क्लियर। 60 को देखिए 42/56 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो 42/56। अब काटिए तो इसको 7 से 7 6 के 42 और 7 8 56, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3/4। कहाँ है 3/4, तो ये रहा आपका 3/4। चलिए प्रश्न संख्या 60 के बाद प्रश्न संख्या 61। चलिए प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है, 61 कह रहा कि 3/4 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा, 3/4 गुने 100, 4 1 4, इधर गया 25, 25 दिया 75%। कहाँ है 75, ये रहा 75%। चलिए 62 क्या 2 पे पावर 5, इसको है 2 पर पावर 5 में कितने धातांक हैं, तो ये जो ऊपर शरीर बैठा हुआ है माथा पर उसको कहते हैं धातांक, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 5। चलिए 62 के बाद प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 को देखा जाए। 63 क्या कहता है कि 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 1296 का 36, तो इसको निकाल लीजिएगा, 36 गुने 36 कीजिएगा तो 1296 आ जाएगा। चलिए 64 को देखिए, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 64 के बाद प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये रहा आपका त्रिभुज ए बी और सी, और तीनों मिला के क्या हो जाता है 180 डिग्री। क्या हो जाता है 180 डिग्री। क्लियर है। 66 वर्ग की परिमिति क्या है, वर्ग की परिमिति क्या, वर्ग क्या होता है, चारों बगल से एकदम एक समान होता है, तो उसकी परिमिति के लिए क्या करते हैं हम लोग, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। 4 को जोड़ दीजिए या कह दीजिए 4 गुने भुजा। क्या कह दीजिए 4 गुने भुजा, ये रहा भुजा, क्योंकि ये पूरा बराबर 1 2 3 4 सारा बराबर। चलिए 66 के बाद प्रश्न संख्या 67। चलिए प्रश्न संख्या 67 क्या कहता है, 67 कह रहा आयत, तो ये रहा आपका आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई, तो कहाँ है भैया लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई रहा ये आपका लंबाई गुने चौड़ाई। 68 देखिए एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या इसको कहते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि मतलब क्या 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 और गुने 7, 7 7 कट गया, तो 22 दूनी 44। कहाँ है 44, तो ये रहा आपका 44। चलिए प्रश्न संख्या 68 के बाद प्रश्न संख्या 69। चलिए प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है कि वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा क्या है 5 है, अब इसका तो चारों बराबर रहता है, क्या होता है आपका इसका चारों बराबर भुजा होता है, तो क्या हो जाएगा वर्ग स्क्वायर, क्या हो जाएगा तो 5 गुने 5। ठीक है सर, 5 गुने 5, क्या हो जाएगा इसका आंसर 25। किधर है 25, 25 वर्ग सेंटीमीटर। 70 पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 या 3.14। अब देखिए आपके आंसर में क्या दिया है 22/7, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 22/7। चलिए प्रश्न संख्या 70 के बाद प्रश्न संख्या 71। चलिए प्रश्न संख्या 71 जो है वो आपका शिक्षण कौशल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है, इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से देखिए। चलिए एक अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, घृणापूर्ण, अपेक्षापूर्ण, अभिप्रेरित करने वाला या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कैसा होना चाहिए अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए, उसको क्या हो बच्चा प्रेरित हो जाए आपसे। चलिए 72 को देखिए किस विधि से छात्र प्रभावी अधिगम करते हैं, सुनकर, रटकर, स्वयं करके, पढ़कर, तो क्या करेंगे वे स्वयं करके वो बेहतर करते हैं, स्वयं करके वो बेहतर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 72 के बाद प्रश्न संख्या 73। चलिए डीएलएड का क्लास थोड़ा सा विलंब से होगा। चलिए प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा का क्या लाभ है। देखिए धार्मिक शिक्षा भी देना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करता है, तो धार्मिक मूल्यों द्वारा विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। क्लियर है। चलिए 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी या मातृभाषा, क्या होना चाहिए मातृभाषा होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 75 को देखिए यदि प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से रुष्ट है मतलब नाराज हैं, तो शिक्षक को क्या चाहिए।
अब कोई नाराज है तो इसका मतलब क्या, फाइटम फाइटी तो नहीं कर लेना चाहिए, झगड़ा नहीं, तो एक बीच का रास्ता क्या है कि उनसे मिलकर उनके संदेहों को स्पष्ट करें कि भाई क्या तकलीफ है सर, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्योंकि साथ काम करना है। चलिए तो 75 के बाद देखते हैं 75 का सी। चलिए प्रश्न संख्या 76 को देखिए। प्रश्न संख्या 76। 76 क्या कहता है कि सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे, किसके, विद्यार्थी की रुचि को, अधिगम की सुविधा को, आकर्षण को या मूल्य को। तो सबसे ज्यादा क्या आप बताइएगा, विद्यार्थी के बारे में सोचिएगा ना, तो विद्यार्थी की रुचि को ज्यादा सोचेंगे। चलिए 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। चलिए प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है, 77 कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पौधों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। देखिए सबसे उत्तम विधि आप कहेंगे तो वो होगा आपका छात्रों को बगीचे में लेकर जाना, उसको प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को दर्शन करवाना, फिर सिखाना। जैसे गिजू भाई बदेखा में क्या करते थे, वो पर्यावरण में लेके ही चले जाते थे। चलिए आगे देखते हैं 77 के बाद 78। प्रश्न संख्या 78। चलिए प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है, 78 कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी अक्सर देर से विद्यालय आता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दंड देंगे, नहीं दंड तो देना ही नहीं, अभिभावक को सूचित करेंगे, अभी रुक जाइए, विद्यालय के प्राचार्य को सूचित करेंगे, भी रुक जाइए, उसके देर से आने के कारण को जानकर निर्णय लेंगे। वेरी गुड, पहले देखेंगे ना कि आखिर उसको देर क्यों हो गया, कहां हो गया, समस्या क्या है। क्लियर। चलिए 79 देखिए, यदि एक विद्यार्थी किसी अध्यापक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी की ओर ध्यान नहीं देंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे नहीं, अध्यापक से उसकी शिकायत करेंगे, विद्यार्थी को उसकी गलती का एहसास क्या करेंगे, उसको एहसास दिलाएंगे, बुआ देखो ये थोड़ा गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो अच्छा लड़का तुमको नहीं बोलेगा, तो क्या करेंगे, जब उसको एहसास होगा कि हम गलती किए हैं तो ऑटोमेटिक अपने अंदर सुधार लाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 79 के बाद में प्रश्न संख्या 80। चलिए प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है, 80 कह रहा है कि अध्यापक के रूप में आप बच्चों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास कैसे करेंगे, उपदेश नीति द्वारा, नैतिक कथा के वर्णन द्वारा, एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करके, धर्म उसको क्या करेंगे, एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करेंगे, उसके सामने में एक आदर्श स्थापित करेंगे, महापुरुषों के आदर्शों की चर्चा करेंगे, उनके विचारों को आत्मसात करने को प्रेरित करेंगे। तब बच्चा क्या करेगा, उदाहरण से सुन जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा देखो तो राहुल कितना अच्छा लड़का है, राहुल सारा होमवर्क अपने समय से बना लेता है और तब पढ़ने बैठ जाता है। तो क्या हुआ, इसका मतलब कहीं न कहीं उसको प्रेरित हुआ उदाहरण के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 80 के बाद प्रश्न संख्या 81। चलिए प्रश्न संख्या 81। 81 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, पुस्तक आधारित, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षा केंद्रित, कोई पाठ्यक्रम नहीं होना। तो क्या होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। 82, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे, पर शिकायत करेंगे, बाहर चले जाएंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे, अपना पाठ, हाँ अपना पाठ अच्छी तरह तैयार रखेंगे, रुचि पूर्वक करेंगे ताकि बच्चा जुड़ जाए आपसे, और ऐसा पढ़ाइए कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी आपसे जुड़ जाए आकर्षक रूप में आकर के। क्लियर। तो 82 का भी डी। चलिए प्रश्न संख्या 82 के बाद प्रश्न संख्या 83। 83 क्या कहता है कि अच्छा छात्र वह है जो सीखने के लिए उत्सुक है, उसके परीक्षा परिणाम अच्छे हैं, उसके ज्ञान तथा संप्रेषण कौशल अच्छे हैं, उसके संप्रेषण कौशल क्या है, उसका ज्ञान और संप्रेषण दोनों अच्छा है, बोलने की क्वालिटी, समझने की क्वालिटी। क्लियर। चलिए 83 के बाद प्रश्न संख्या 84। चलिए प्रश्न संख्या ये रहा आपके स्क्रीन पे 84। 84 क्या कहता है कि सलीम कक्षा 3 का विद्यार्थी है, विद्यालय में उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है, शिक्षक विद्यालय में उसके माता पिता को बुलाते हैं तथा उसे ज्ञात होता है कि ये अशिक्षित हैं, शिक्षक को क्या चाहिए। देखिए बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसके माँ बाप को बुला रहे हैं, अब इसका नहीं सारा चिट्ठा खोल देना, पता चला जो गार्जियन पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो भी नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, उसे कक्षा में अतिरिक्त सहायता देना और संभव हो तो कक्षा के बाद भी सहायता देना। तो कमजोर है, जब उसको स्कूल में और स्कूल के अलावा, कक्षा के अलावा भी जब समय देंगे तो बच्चा धीरे धीरे सीख लेगा। क्लियर है। चलिए 84 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 85।
चलिए प्रश्न संख्या 85 को देखिए। 85 क्या कर रहा है? 85 कर यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए, विषय में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए, अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए। पाठ को बच्चों से घर में पढ़ने के लिए नहीं, बच्चा नहीं समझेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पढ़ाते रहेंगे उसको। क्लियर है? नहीं, 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 एक बार फिर से ऐसे देखिए इसको। क्या है? यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए, विषय में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे, नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि उसको बार बार नहीं देखेंगे, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है, उसके स्तर क्या है, और उस स्तर के अनुसार फिर बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने कहा था कि बच्चों की त्रुटियां किस ओर अंकित करती है, तो बच्चे की त्रुटियां बताती है कि हमें उसका उपचार कैसे करना है। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 85 के बाद प्रश्न संख्या 86। चलिए प्रश्न संख्या 86 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्याचार्य के रूप में आप विद्यालय निरीक्षण पर जाते हैं। आप एक कक्षा में बहुत शोरगुल सुनते हैं। निरीक्षण करने पर पता चलता है कि छात्र सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी राय में अब देखिए होता है ना कि अब कुछ एक्टिविटी कराते थोड़ा सा हल्ला होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा, तो उसको क्या करना है? यह पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि छात्र सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं सीखते बल्कि खोज के द्वारा एक सुनिश्चित तरीके से भी हल निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा है, ये एक अच्छी विधि हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 86 के बाद प्रश्न संख्या 87। चलिए प्रश्न संख्या 87 क्या कहता है? नॉन स्टॉप चलेगा क्लास। 87 प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पानी और बर्फ का अंतर सिखा रहे थे। कक्षा में एक नेत्रहीन बच्ची भी थी, उसे यह अंतर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अब देखिए आप गर्म ठंडा सिखा रहे हैं, बच्चा एक थोड़ा सा क्या है, आंख से नहीं देख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? बर्फ का टुकड़ा और पानी का उसे प्रत्यक्ष अनुभव करवाएंगे। क्या करेंगे? उसको स्पर्श करवाएंगे, ठंडा गरम, उसको लगा हाँ सर ये है गरम और ये है ठंडा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 87 के बाद प्रश्न संख्या 88। जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। आपका ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं, मटेरियल दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं और मात्र 400 के मिनिमम फी पे आप लोगों की सुविधा के लिए दिए जाते हैं। ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है और आपका कोर्स अधूरा न रह जाए, इसलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 88। आप निम्न में से उन विद्यार्थियों को अच्छा मानते हैं जो कक्षा में शांत बैठा रहता है, बातचीत करता है, शिक्षक से प्रश्न पूछता है, जो शिक्षक का सम्मान करता है। क्या हो जाएगा? जो शिक्षक से हमेशा प्रश्न पूछता है। ये क्या बतलाता है? कि हाँ बच्चा सीख रहा है। क्लियर है? देखते रहिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 88 के बाद प्रश्न संख्या 89। चलिए प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है कि यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? विद्यार्थी से कहेंगे प्रश्न गलत है, कक्षा में विद्यार्थियों के सम्मुख लज्जित होने से बचने के लिए उसे डांट कर बैठा देंगे, उसके प्रश्न का कुछ भी उत्तर दे देंगे, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके उसे अगली बात है कि नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? सब तो विद्वान नहीं है कि सब चीज याद ही रहे, तो हो सकता है कभी कुछ स्लिप ऑफ माइंड हो जाए। तो अगर नहीं जान रहे तो कहना चाहिए बच्चों को कि ठीक है बाबू इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अच्छी तरीके से, इस पर रिसर्च कर लेते हैं, फिर हम आपको कल सही बता देंगे। ये नहीं कि आप अपना सम्मान बचाने के लिए बच्चों को गलत बता दें, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 89 का। और मिस्टेक है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। क्लियर है? आदमी है तो वो गलती का पुतला ही है। चलिए प्रश्न संख्या 90। आपके कुछ साथी शिक्षक धूम्रपान के आदी हैं और वे विद्यालय में धूम्रपान करते हैं, आप क्या करेंगे? साथ धूम्रपान करना पसंद करेंगे, घर जाकर धूम्रपान करने के लिए कहेंगे, विद्यालय में नहीं। प्रधानाचार्य से इस विषय में बात करेंगे, धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव एवं विद्यार्थी पर पड़ने वाले असर को समझाएंगे। कहा जाएगा ऑटोमेटिक है ना, क्या करेंगे? कहेंगे सर देखिए इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, आपका भी स्वास्थ्य खराब होगा और बच्चे भी माहौल से बिगड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। चलिए पानी उनी पिलाइए सर। चलिए प्रश्न संख्या नॉन स्टॉप 90 के बाद प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है? गृह कार्य को छात्रों के लिए लाभप्रद बनाने हेतु निम्नलिखित में से आप क्या उचित समझते हैं? छात्रों की योग्यता के आधार पर गृह कार्य दिए जाए, गृह कार्य छात्रों की रुचि के अनुरूप हो, गृह कार्य दैनिक जीवन से संबंधित हो और उपर्युक्त सभी उचित है। तो कहने का मतलब है हमें लगता है इसका क्या होना चाहिए? उपर्युक्त सभी उचित है। चलिए 91 के बाद प्रश्न संख्या 92।
चलिए 92 क्या कहता है? 92 कंप्यूटर युग में अध्यापक महत्वहीन हो रहा है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? अध्यापक कभी महत्वहीन नहीं हो सकता। कंप्यूटर की मदद से कक्षा शिक्षण बेहतर किया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग हर प्रकार के शिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता और उपर्युक्त सभी। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बी। क्या हो जाएगा इसका? बी की कंप्यूटर की मदद से कक्षा शिक्षण बेहतर किया जा सकता है। इसलिए ना आजकल विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किया जा रहा है, डिजिटल व्यवस्था, और ये डिजिटल का ही देन है ना, हम आप घर बैठे क्लास कर रहे हैं और हम आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए 92 के बाद प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है? 93 कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से विद्यार्थी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं, नियमित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। जब बच्चों को बताएंगे कि देखो बाबू कितना अच्छा किया, तो क्या हो जाएगा? उत्साहित हो जाएगा और अच्छा भी करने का काम करेगा। क्या हो जाएगा उससे बच्चा? अच्छा, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करेगा। क्या करेगा बच्चा? उत्साहित होकर अच्छा कार्य करेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं 94। आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र प्राय पीछे बैठकर रेखा चित्र बनाता है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय पर ध्यान देने को कहेंगे, उसे दंड देंगे, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा प्रदान करेंगे, उस पर ध्यान न देकर शिक्षक जारी रखें। क्या करेंगे उसको? उसके अंदर कला है ना, तो कला को निखारेंगे। क्या करेंगे? कला को निखारने का कार्य करेंगे। क्लियर? तो इसका जगह सी। चलिए 94 के बाद प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 क्या कहता है? 95 कि यदि एक बालक कक्षा में बहुत कम क्रियाशील है तो आप क्या करेंगे? दंड देंगे, अपेक्षा कर शिक्षण जारी रखेंगे, उससे संबंधित कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। इसकी शिकायत मुख्य अध्यापक से क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए हमेशा बच्चों को जानने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है? 96 देखिए, खेल एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जा सकता है पढ़ाने में, क्रियाशील बनाने में, बालकों को सिखाने में उपयुक्त सभी। तो ये जगह उपयुक्त सभी। चलिए 96 के बाद प्रश्न संख्या 97। चलिए प्रश्न संख्या 97 क्या कहता है कि बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का, शारीरिक गठन का। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ता है तो वो है बच्चों के प्रेरणा का। बच्चे को प्रेरणा का, कि बच्चे जब प्रेरित होते हैं किसी चीज को लेकर तो वो ज्यादा भावुक होकर, ज्यादा प्रेरित होकर पढ़ते हैं। आगे देखिए 98, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे होगा? मस्तिष्क से, हृदय से, हाथ से, बातों से। तो ज्ञानात्मक, ज्ञान का कहाँ घट रहा है? ज्ञान दिमाग में कहाँ चलता है? यहाँ चलता है ना, तो मस्तिष्क में चलता है। चलिए प्रश्न संख्या 98 के बाद चलिए प्रश्न संख्या 99। चलिए प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है? चलिए 99 कह रहा है कि शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है शिक्षण को प्रमुख शैली बनाने के लिए, शिक्षक को मनोरंजन पूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण को अधिक स्वाभाविक उपयोगी बनाने के लिए और उपर्युक्त सभी। तो क्यों प्रयोग करते हैं? इसलिए ना कि सारा व्यवस्था क्या हो, अच्छा हो जाए। इसका क्या हो जाएगा? डी। 100 को देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 21 का क। क्या हो जाएगा? 21 का क। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए इस तरह से आपने आज 5वां सेट को कंप्लीट किया है। कोई भी शिक्षक साथी अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो 80 51 36 39 और 67 दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। पूरा ऑनलाइन क्लास की सुविधा दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज और मटेरियल की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इस तरह से आज आपका 5वां टेस्ट है। कम से कम हम लोग आपको 15 टेस्ट मुहैया करवाएंगे और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।